तो आज हम लोग सीखते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और इंटीग्रेशन होता क्या है। सबसे पहले तो यही हमें समझना है कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन बेसिकली डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स होता है। ठीक है, क्या होता है? इंटीग्रेशन का जस्ट रिवर्स होता है। फॉर एग्जांपल एक समझते हैं अंडर रूट के थ्रू। जैसे आपसे पूछा जाए कि अंडर रूट 16 कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे? प्लस माइनस 4। ठीक है, क्या है? अंडर रूट 16 का मतलब है प्लस माइनस 4। अगर इसका उल्टा मैं बोलूं, अगर मैं इसका उल्टा बोलूं तो अंडर रूट बेसिकली क्या निकालता है? वो नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे 16 आए। तो इसका मतलब होता है अंडर रूट का मतलब क्या है कि वो नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पर 16 आता हो। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंडर रूट क्या है हमारा? वो नंबर पूछा जाता है जिसका स्क्वायर करने पे 16 आ रहा है। वैसे ही होता है इंटीग्रेशन। हमने डिफरेंशिएशन सीख रखा है। अगर मैं कहूं कि d अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा? 2x। अब इंटीग्रेशन बेसिकली ये पूछा जाता है कि बताओ ये 2x किसका डिफरेंशिएशन है। अब 2x आपको पता है, जैसे आपको पहले 4 पता था और पूछा गया कि स्क्वायर किसका है, ये किसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। वैसे यहाँ पे क्या है? 2x आपको पता है। अब पूछा गया कि बताओ ये किसका डिफरेंशिएशन है। पहले क्या पता था आपको? एक्स स्क्वायर। कहा गया इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट किए तो क्या आ गया? 2x। लेकिन अब 2x दिया गया है, अब 2x दिया गया है और पूछा क्या जा रहा है कि बताओ कि ये किसको डिफरेंशिएट करके आया है। क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जैसे दूध होता है, दूध से क्या बनता है? दही। दूध से क्या बनता है? पनीर। अब आपको पनीर दे दिया गया और पूछा क्या जा रहा है? किससे बना है वो? दूध से पनीर बनाना क्या है? ये डिफरेंशिएशन है। दूध से आप पनीर बना रहे हैं, क्या है? डिफरेंशिएशन है। लेकिन पनीर दिया गया आपको और पूछा जा रहा है कि ये किससे बना है, तो वो क्या है? इंटीग्रेशन है। सिंपल। दैट मीन्स जो डिफरेंशिएट होने के बाद है वो पता है और उसका आपको रूट जो उसका मेन जो फंक्शन था वो आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर हुआ? मेनली हम लोग क्योंकि फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, जिस तरीके से डिफरेंशिएशन में क्या देता था? रेट मिलता था आपको, स्लोप मिलता था, tan थीटा मिलता था, डिफरेंशिएट करते थे। तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो मिलता है एरिया। क्या मिलेगा? एरिया मिलेगा। इंटीग्रेट करने का सिंपल मतलब होता है कि आप एरिया निकाल रहे हो। ठीक है, अब इसका नोटेशन समझ लेते हैं। इसका नोटेशन होता है ऐसे, यहाँ पे कोई फंक्शन रहेगा, कोई भी फंक्शन होगा और उसको आप यहाँ पे इंटीग्रेट करें। ये नोटेशन है आपका, ये ऐसे साइन रहेगा और जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो यहाँ पे रहेगा। क्या रहेगा? जैसे डिफरेंशिएशन का क्या है? ये है। इस तरीके से आप करते हैं, यहाँ पे कोई फंक्शन होता है उसको आप डिफरेंशिएट करते हैं। वैसे ही अगर आप बीच वाला हटा दें तो ये आपका नोटेशन इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे कोई फंक्शन होगा और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो यहाँ पे होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसका हमें बेसिक 2-4 पहले फॉर्मूले देखते हैं, फिर हमें बेहतर समझ में आएगा। फर्स्ट फॉर्मूला, जो इंटीग्रेशन है किसी भी कांस्टेंट का, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग इन जनरल टी के रेस्पेक्ट में करते हैं इसलिए मैं टी ले रहा हूं। किसी भी कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है k इंटू टी। और एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ता है अगर ये इनडेफिनिट है तो। क्यों जोड़ना पड़ेगा अभी बात करेंगे। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला है t की पावर n dt। क्या है? t की पावर n dt। ये क्या हो जाएगा? t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 6। क्लियर हो रहा है? 2 फार्मूला और उसके बाद फिजिक्स में आपका 70% काम हो जाएगा। क्या है? किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट इनटू जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t की पावर n का, t की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था? याद करो, n t की पावर n माइनस 1। इंटीग्रेशन क्या हो रहा है? t की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये क्लियर हुआ? यहां तक में कोई कष्ट है? अब इसको हम लोग ये देख रहे हैं कि ये c क्यों हमें करना पड़ रहा है। ये जो c हम लगा रहे हैं, इस c की जरूरत क्या है।
और कब जरूरत पड़ती है और कब जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लिख लिया इसको, लिख लिया ना। अब हम लोग अभी हमने क्या पढ़ा था कि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, हाँ है ना। इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब एक बात बताओ, अगर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं कहूं कि इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा, क्या आएगा 2x। और आपको फॉर्मूला इंटीग्रेशन का भी पता है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने कि x की पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहता है तो कांस्टेंट बाहर रहता है। अब अगर इसको इंटीग्रेट करूं मैं तो क्या होगा, इंटीग्रेट देखो, इंटीग्रेट करोगे 2 तो बाहर है, x यहां पावर 1 है तो 1+1 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया। मतलब ये जो था डिफरेंशिएशन आपने किया और ये क्या किया, इंटीग्रेशन किया। लेकिन मुझे एक दिक्कत है, मुझे एक छोटा सा दिक्कत है। मान लीजिए यहां एक्स स्क्वायर प्लस 5 होता, तब उसका डिफरेंशिएशन क्या होता, डिफरेंशिएशन 2x ही होता, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 होता तब भी क्या आता, लेकिन क्या इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5 आता, नहीं आता, एक्स स्क्वायर ही आता। यहां पे 5 के बजाय यहां पे मान लीजिए 10 होता, तब भी डिफरेंशिएशन 2x ही होता और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर होता। मतलब आपको एक लिमिटेशन पता चल रहा है। क्या लिमिटेशन पता चल रहा है कि आप इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। देख लो, अगर कांस्टेंट टर्म कोई है तो वो रिकवर नहीं हो पा रहा है। क्लियर हो रहा है? इसलिए हमें नहीं पता कि कांस्टेंट टर्म आएगा या नहीं आएगा। हो सकता है कि एक्स स्क्वायर ही होता, तब तो हमारा बात सही हो जाता। लेकिन अगर वो एक्स स्क्वायर नहीं होता, कुछ होता, कुछ कांस्टेंट होता उसके साथ, तब हमारा काम क्या हो जाता, गड़बड़ हो जाता, तब हमारा आंसर गलत आता। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। क्या करते हैं, कांस्टेंट ऐड करेंगे। इन जनरल जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम आए तो पता होना चाहिए कि कांस्टेंट हम लोग क्यों ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। हमने कहा कि 3t² प्लस 4t की पावर 4 dt, इसको इंटीग्रेट करिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले तो सीख रहे हैं तो हम लोग अलग अलग पहले लिख लेंगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 3t² dt, और फिर इसको अलग लिख लिया इंटीग्रेशन 4t की पावर 4 dt। हाँ या ना, क्लियर हुआ? अब यहां पावर क्या है, 2, तो क्या ये 3 तो बाहर है, तो बाहर रह गया, 2 है पावर, तो क्या 2 + 1 3 हो जाएगा अपॉन 3, प्लस यहां 4 मल्टीप्लाई है तो बाहर रह गया, और t की पावर 4 में 1 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सम कांस्टेंट। हाँ या ना, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, 3 से 3 कट गया, आपका इंटीग्रेशन आ गया t की पावर 3 प्लस 4/5 t की पावर 5 प्लस 6। नहीं क्लियर हुआ? हाँ जी, नहीं समझ में आ रहा, नहीं आया? हाँ आया, नहीं आया? अब इसका देखो एक चीज, यहां पे जो c आ रहा है, फिजिक्स में हम लोग इन जनरल ये वाला यूज ही नहीं करते। इन जनरल हम लोग ये वाला फिजिक्स में यूज नहीं करेंगे। जब मैथ जो जिसको पढ़ना है, मैथ में वो डेफिनिट और इनडेफिनिट अलग अलग पढ़ते हैं। हम लोग इन जनरल डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, इनडेफिनिट नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें फिजिक्स में थोड़ा सा जान लेना है, बस इतना, उसके बाद अपना काम करना है। इसलिए इसको कैसे अप्लाई करेंगे, डेफिनिट इंटीग्रेशन होता क्या है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है समझ। हमने कहा कि v = क्या होता है, dx अपॉन dt। यहां से अगर इस dt को इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा, v dt एंड दैट इज इक्वल टू dx। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। अब अगर मैं किसी लिमिट में इंटीग्रेट करूंगा 0 से x, और यहां मैंने कहा t1 से t2, तो ये जो लिमिट मैंने लगाया इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन।
अब लिमिट का मतलब क्या है, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x आ रहा है किसको, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पे, कहां से कहां तक, t1 से t2 तक। तो ये जो t1 से t2 है ये x दे रहा है, तो क्यों दे रहा है और इसका मतलब क्या है, और अगर ज्योमेट्री में जाकर देखें तब इसका मतलब क्या है, इस चीज को हम लोग ट्राई करते हैं समझने का। तो जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि अगर किसी फंक्शन को, मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है, ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, इधर y है और इधर x है, कोई एक फंक्शन है ऐसे fx, ठीक है। अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं कहां से कहां तक, मान लीजिए x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक हमें इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को, तो कैसे आप लिखेंगे, f dx, कहां से कहां तक, a से लेके b तक। और अगर आप a से b तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिकली इसका मतलब होता है कि इसके नीचे का एरिया दे देगा, fx और x एक्सिस के बीच का जो एरिया होगा यही दे देगा। ये नहीं समझ में आया, दैट मीन्स अगर आप fx को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं a से b तक, तो क्या दे देगा, एरिया दे देगा। कौन सा एरिया, एरिया अंडर fx x ग्राफ, कहां से कहां तक, a से b तक। क्लियर हुआ, मतलब इंटीग्रेशन क्या दे रहा है, एरिया दे रहा है, डिफरेंशिएशन क्या देता था, स्लोप देता था। क्लियर हुआ। अब ये कौन सा फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या देगा ये पहले हमें समझना पड़ेगा, उसके बाद याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट इसको लिख लीजिए, और कैसे अप्लाई करेंगे लिमिट को ये भी पहले हम लोग फटाफट समझ लेंगे। ठीक है, समझाता हूं, बेहतर समझ में आएगा। हमने कहा कि आपके पास इंटीग्रेट करना है 2x को कहां से कहां तक, x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 2 तक। बताओ किसकी वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जांपल अगर जनरल बात करें तो हमारे पास मान लीजिए एक फंक्शन है fx, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, a से लेके b तक। ये जनरल हमने फंक्शन ले लिया, इधर स्पेसिफिक फंक्शन ले लिया। इसको कहां से कहां तक करना है, 1 से 2 तक। इसको कहां से कहां तक करना है, 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 तो बाहर रहेगा और ये हो जाएगा x² 2, यही होगा ना। इसका इंटीग्रेशन हमने मान लिया कि एक कैपिटल fx है, मान लिया, ठीक है। स्मॉल fx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कैपिटल fx। यहां 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x²। अब लिमिट कैसे लगाते हैं देखिए, यहां 1 से 2 तक जा रहे थे तो यहां ऐसे स्पेशल लिखेंगे और लिखेंगे 1 से 2, यहां क्या लिखेंगे a से b, और जहां जहां x है पहले अपर लिमिट रखेंगे, क्या करेंगे f b, यहां x था तो अपर लिमिट रखेंगे f b, माइनस जहां x है वहां पे लोअर लिमिट रखेंगे। अब यहां क्या है x², तो जहां x है पहले क्या लिखेंगे, क्या रखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर, माइनस जहां जहां x है वहां पे क्या रखेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 4 - 1 क्या हो गया 3, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेफिनिट इंटीग्रेशन। अगर इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू दिखाते तो उसका एरिया क्या देता, 3 आ जाता, उसका एरिया क्या आ जाता, 3 आ जाता। ये बात समझ में आया या नहीं आया। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद इसका ज्योमेट्रिकल मतलब समझेंगे कि ज्योमेट्री में इसका मतलब क्या है। ठीक है, लिख लिया। तुम 3 दिन से आ नहीं रहे थे। अच्छा, नानी क्या गए थे, मेरी नानी के घर जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, शायद वापस ना आना पड़े। मुझे अगर नानी से मिलने जाना है तो मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। उन्नति को समझ नहीं आया कितना दूर जाना है, हाँ? पता चल गया, हो गया, लिख लिया। अपर लिमिट पहले रखते हैं, फिर लोअर लिमिट, हाँ माइनस करते हैं। 2-3 एग्जांपल के थ्रू समझते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे।
हमने कहा कि आपको इंटीग्रेट करना है cos x को कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक। पाई मतलब 180 डिग्री। अब cos का इंटीग्रेशन मैंने बता रखा है क्या होता है, sin x। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया sin x, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई तक। अब क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे, बोलो, जहां जहां x है पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, पाई। तो क्या हो गया, साइन पाई। फिर क्या करेंगे, माइनस, जहां जहां x है वहां पे लोअर लिमिट, तो साइन 0। और साइन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। रिजल्ट क्या आ गया, 0। नहीं समझ में आया, मुश्किल है। हाँ, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x और sin x का होता है माइनस cos x। भाई साहब डिफरेंशिएशन वो कैसे होता है, साइन का डिफरेंशिएशन cos होगा, उल्टा साइन का डिफरेंशिएशन cos होगा, इसलिए cos का इंटीग्रेशन sin है। रिवर्स प्रोसेस, जस्ट रिवर्स। नहीं क्लियर हुआ। इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा। ये इसका मतलब है, सिंपल। नहीं समझना, हो गया। आगे बढ़े ना, एक और देखते हैं। हमने आपको बोला था कल कि सेक स्क्वायर tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। डिफरेंशिएशन याद है ना, याद करो, d/dx tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर x। ये होता है ना, इसका मतलब उल्टा। अगर मैं कहूं कि सेक स्क्वायर x dx तो क्या होगा, tan x, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस है। क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। और इसको आपको निकालना है π/6 से लेके π/4 तक। π/6 मतलब 30 डिग्री, π/4 मतलब 45 डिग्री। अब सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो गया, tan x। और ये चीज आपको बार बार मैं याद दिला रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन अगर ये है, इसका अगर ये इंटीग्रेशन है तो इसका ये डिफरेंशिएशन होगा, उसका ये डिफरेंशिएशन होगा। क्या, tan x का इंटीग्रेशन फिर अलग होगा, वो अभी नहीं पढ़ा हमने, मैथ में पढ़ते हैं, उसको लॉगरिथम के थ्रू निकालेंगे। ठीक है, ये नहीं आएगा। उल्टा है कि अगर tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x है तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होगा। नहीं, अगर पता है हमें तब। नहीं समझ में आया। अब कहां से कहां तक कहा गया आपको, कहां से कहां तक कहा गया, बोलो, 30 डिग्री से 45 डिग्री, π/6 से π/4 तक। π/6 मतलब 30 डिग्री। अब यहां वैल्यू रख दो, tan 30 डिग्री क्या कर रहे हो, उल्टा रख रहे हैं। पहले 45 रखना है, tan 45 माइनस tan 30। tan 45 क्या होता है, 1, और tan 30 क्या होता है, 1/√3। आगे नहीं समझ में आया, बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना, नहीं क्लियर हुआ। अब हमें तो मैथ पढ़ना नहीं है, देखो हमारा पर्पज इंटीग्रेशन पढ़ना नहीं है, हमारा पर्पज है उसको कैसे फिजिक्स में इस्तेमाल करें, कैसे उसका इस्तेमाल फिजिक्स में करें। तो सबसे पहले तो जो काइनेमेटिक्स में यूज होगा उसको देख लेते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स जो हम लोग मेन पढ़ रहे हैं उसमें कहाँ इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले देखो v क्या होता है, dx/dt। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू v dt, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, 0 से x, t1 से t2। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। और या कहो कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया पता है आपको तो उसका क्या निकाल दोगे? डिस्प्लेसमेंट। या आपके पास फंक्शन पता हो, नहीं? जैसे मैं यहीं पे बैक टू बैक 2 क्वेश्चन तुमको कराता हूं। हमने कहा कि ये अभी समझ में आ जाएगा। देखो ये है वेलोसिटी, ये है टाइम, ठीक है? किसका ग्राफ है? वेलोसिटी और टाइम का। हमने कहा कि ये एक कोई फंक्शन है, ये है मान लीजिए 50 और ये है 10। ये दिया हुआ है सेकंड में और ये दिया हुआ है मीटर पर सेकंड। हमने कहा टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ। क्या बताओ? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे रहा है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। डिस्टेंस होगा जब खाली प्लस प्लस करेंगे, नीचे चला जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो फिर डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा। उसको भी बात करेंगे आगे। ये अभी बस समझो हमें क्या करना है कि अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो उसका एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। प्लस प्लस लेंगे तो डिस्टेंस। अब इसका क्या एरिया नहीं निकाल सकते? हम निकाल सकते नहीं निकाल सकते? बोलो। ये क्या है? एक क्वाड्रेट्रल है। क्या है? अभी नींद में है। क्या है ये? क्वाड्रेट्रल है। क्या है? ट्रायंगल। और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है? 10 और हाइट कितना है? 50। तो कितना आ गया देखो? 250। ये 25 आएगा ना, तो कितना आ गया? 250 मीटर। नहीं समझ में आया? बहुत तगड़ी कर दी ना सर। वो तो 50 को काटने से 250 कैसे आ गया? ये 10 मल्टीप्लाई हो गया ना उसमें। अच्छा तो 25 तो होना, फिर 10 तो आगे नहीं बचा है। चलो तुम कह रहे हो तो हटा देते हैं। 21 हो गया, कोई बात नहीं, 25 लिख लो, ठीक है? क्लियर हुआ कैसे करते हैं? अब ये तो ग्राफ दिया है। अगर ग्राफ नहीं है, फंक्शन दिया है, तब ये सेम कंसेप्ट है। हमने कहा कि v इक्वल टू दिया हुआ है 3t² प्लस 2t प्लस 1। हमने कहा फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। तो क्या करना है हमें? इंटीग्रेट कर देना है। कहां से कहां तक? अगर 2 सेकेंड कहा गया तो बाई डिफॉल्ट 0 से 2 है। वो बाई डिफॉल्ट 0 से 2 है। इंटीग्रेट तो आता होगा आपको करना। x ये हो गया 3t² प्लस 2t प्लस 1 dt। कहां से कहां तक? 0 से लेके 2 तक। नहीं समझ में आया? क्या? मल्टीप्लाई में है, समझ लो। मल्टीप्लाई में है, बोल सकते हैं। मल्टीप्लाई करके ऐड करते जा रहे हैं। हाँ देखो, ऐड ही तो हो रहा है। v और t का मल्टीप्लाई हर जगह हो रहा है और फिर ऐड होता चला जा रहा है। डिफरेंशियल मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर ऐड होता चला जा रहा है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया? क्या ये t³ हो गया? क्या ये t² हो गया? और क्या ये t हो गया? कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 तक। अब अपर लिमिट रखो। क्या हो गया? 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 प्लस 2 माइनस, अब 0 है तो 0 हो गया। 2 की पावर 2 8 10 कितना हो गया? 14 मीटर। कैलकुलेशन देख लेना, मेरा काम नहीं है, सही है। ठीक है? मेरा कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, ठीक है? छोटा कर दिया, ठीक है? सर राहुल सर कैलकुलेशन देखना सर, पता नहीं कहां से कहां काटते थे, पता नहीं कैसे आंसर ले आते हैं। राहुल सर का हाँ, बड़ी डेंजरस कैलकुलेशन करते हैं वो। एक चीज तो हमने सीख लिया कि अगर वेलोसिटी टाइम का ग्राफ पता है तो उसका एरिया क्या देगा? अगर वेलोसिटी का फंक्शन है तो उसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन। तो ये दिमाग में चलना चाहिए कि अगर वेलोसिटी गिवन है और आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन चाहिए, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है?
क्लियर हो गया? अब देखो ये क्या होता है? अच्छा क्या बात है, नया बात बताया लड़का ने। ए इट्स dv अपॉन dt एक्सेलरेशन है। बोला ए, तो देखो पीछे बोल रही है दूसरा गाना बना दिया उसको, क्या बोलती तू? मैंने सुना था ये गाना, आमिर खान का था ना, क्या था? ए dv अपॉन dt। अब इस dt को अगर इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? dv इक्वल टू ए dt। फिर से इंटीग्रेट कर दो, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी t1 से t2। dv का इंटीग्रेशन v, अपर लिमिट रखोगे तो v माइनस u, तो क्या हो गया? v माइनस u। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? चेंज इन वेलोसिटी। क्या दे दिया? चेंज इन वेलोसिटी, एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। और इसका मतलब क्या है कि एरिया अंडर 80 ग्राफ। नहीं समझ में आया? अब देखो कितनी अच्छी बात है, अगर एक्सेलरेशन पता है और निकालना क्या है? वेलोसिटी, क्या करना पड़ेगा? और कहा गया नहीं, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट बताओ। एक्सेलरेशन पता है और बताना क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, और फिर इंटीग्रेट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। मतलब ये दिमाग में चलना चाहिए ऐसे कि अगर वेलोसिटी गिवन है, बहुत ध्यान से समझो, अगर वेलोसिटी गिवन है और एक्सेलरेशन चाहिए, क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। एक्सेलरेशन पता है और वेलोसिटी चाहिए, इंटीग्रेशन। डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो एक बार और इंटीग्रेशन, दो बार इंटीग्रेट कर दो। एक्सेलरेशन को दो बार इंटीग्रेट करोगे बैक टू बैक तो क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज चलना चाहिए कि कैसे करना है हमें। नहीं क्लियर हुआ? हाँ जी सर, हो गया। तो हमने काइनेमेटिक्स में जो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल है वो सीख लिया, नहीं सीख लिया? काइनेमेटिक्स में इंटीग्रेशन दो जगह यूज होगा, अगर वेलोसिटी गिवन है तो उससे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, या एक्सेलरेशन गिवन है तो उससे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, बस। लेकिन क्या और भी इस्तेमाल होता होगा? होता ही होगा। याद करो, क्लास 10th में पढ़े थे क्या? I इक्वल टू dq अपॉन dt, चार्ज अपॉन टाइम। अगर इस dt को इधर लेके चले गए तो I dt डेट इज इक्वल टू dq, इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ जाएगा? q इक्वल टू I dt, जहां से जहां करना है t1 से t2। मतलब अगर करंट को इंटीग्रेट करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा? कितना चार्ज फ्लो हुआ, कितना चार्ज फ्लो हुआ। 12th में पढ़ोगे, इस साल ऐसा भी तो पढ़ सकते हो। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क dw अपॉन dt। इस dt को इधर लेके आ जाओ तो क्या आ जाएगा? dw इक्वल टू p dt। मतलब क्या आ जाएगा? अगर पावर को इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? वर्क डन। मतलब जहां डिवीजन वाला फॉर्मूला है, जहां भी डिवीजन वाला फॉर्मूला है और उसमें कुछ वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन लग जाएगा, और जहां डिवीजन वाला तो इधर लेके चले जाओ, बन जाएगा इंटीग्रेशन। और अगर डिवीजन में ही रह गया तो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला। नहीं समझा? डिवीजन वाला है तो डिफरेंशिएशन है, इसको इधर लेके चले गए तो इंटीग्रेशन वाला बन गया। तो हर चैप्टर में आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज करेंगे, करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए, आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है? sin x। ये होता है ना? क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो, sin x। लेकिन विपुल ने कहा नहीं सर, हमको ना cos x पसंद नहीं है, हमें ना
5 cos x का बताओ, इसका इंटीग्रेशन बताओ आप। cos x का तो हर कोई बता देता है, cos 5x का बताओ। अब कैसे करें, क्योंकि हमारे पास cos x का फॉर्मूला है, cos 5x का फॉर्मूला नहीं है, cos 10x का फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए हमें क्या करते हैं, एक दिमाग लगाते हैं। क्या है दिमाग, कि आप वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ है 5 cos 5x dx, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में। अगर रेस्पेक्ट बदल दूं, मान लो मैं t के रेस्पेक्ट में कर दूं या p के रेस्पेक्ट में बदल दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें क्या फायदा होगा, देखो हमने क्या किया, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, मैथ में पढ़ेंगे। हमने क्या किया कि 5x को t मान लिया, अपनी मर्जी से क्या मान लिया, t मान लिया। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, तो क्या हो गया 5 dx और ये हो गया dt। तो यहां से dx की वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन 5। 5x की भी वैल्यू पता चल गई और dx की भी पता चल गई। यहां रख दो वैल्यू, क्या आप स्पेशल लिख सकते हैं, cos 5x की जगह पे क्या रख दूं, t, और dx की जगह पे क्या रख दूं, dt बाई 5। नहीं, अब देखो कितना अच्छा चीज आ गया, 5 तो मल्टीप्लाई में है तो बाहर रह गया, और क्या अब जो चीज मुझे पता है वैसा बन गया, cos t dt। तो cos t का इंटीग्रेशन sin t, तो ये देखो 1/5 sin t, और t अब क्या था, 5x था, तो अब वैल्यू डाल दो, ये हो गया 1/5 sin 5x। कितना बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज है ना, नहीं समझ में आया, क्लियर हुआ। तो अब याद रखेंगे, ये लिखना है, पहले लिख लेना। पहले मैं एक चीज और समझा देता हूं, फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, अगर क्या है, cos kx प्लस b है, तो वैसे ही मान लोगे, kx प्लस b को t मान लोगे, और जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहां क्या बचेगा, k dx, और b तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो डिवीजन में केवल k ही आएगा, b डिवीजन में नहीं आएगा। ये बात समझ में आया, समझ लो क्या हो रहा है। आपने क्या किया कि kx प्लस b को t मान लिया, दोनों साइड डिफरेंशिएट करो तो क्या हो गया, k dx दैट इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dt अपॉन k। मतलब यहां पे क्या लिखोगे तुम, 1/k, और ये हो गया cos t dt, ये हो गया ना। तो यहां से क्या बन गया फॉर्मूला, 1/k sin t, और sin t माने किसको थे, kx प्लस b को। मतलब अगर k मल्टीप्लाई है और प्लस हो या माइनस हो, यहां माइनस भी होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। ये बहुत इस्तेमाल होगा फिजिक्स में, एसएचएम वाले चैप्टर में यूज होगा, वेव वाले चैप्टर में यूज होगा, अल्टरनेटिव करंट वाले चैप्टर में यूज होगा, क्योंकि वहां साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ रहेगा, या के एक्स माइनस ओमेगा टी रहेगा, तो वहां ऐसे रहेगा कुछ कंपोजिट फंक्शन, तो उसको इंटीग्रेट करना आपको आना चाहिए। क्लियर हो गया। अगर यहीं पे कॉस ना होके साइन होता, याद है ना साइन का फॉर्मूला, साइन का क्या होता है, माइनस। तो यहां पे अगर फॉर्मूला होता इंटीग्रेशन ऑफ साइन के एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स, तो ये क्या हो जाता, -1/k cos के एक्स प्लस माइनस बी। नहीं समझ में आया तो बोल दो, नहीं समझ में आया। एक फार्मूला देखो ये बन गया, और एक फार्मूला तुम्हारा ये इंटीग्रेशन ऑफ cos x का था ही, cos के एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स। ठीक है, उन्नति जी को समझ में नहीं आ रहा। ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता था, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, इसलिए साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, उल्टा है, रिवर्स प्रोसेस है। कॉस का साइन है देखो,
ये आया ना तुम्हारा कॉस का साइन आया है, कहाँ माइनस है इसमें? कॉस वाले माइनस कहाँ है? कॉस वाले माइनस नहीं है, साइन वाला माइनस है। देखो साइन वाला माइनस आया, नहीं क्लियर हुआ? अगर इतना आता है तो फिर आप इंटीग्रेशन में कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है।